तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउस कंस्ट्रक्शन जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं। अगर आप नया घर बना रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या क्या ध्यान देना ज़रूरी होता है जिससे कि आपका जो घर है इन फ्यूचर में है वो लॉन्ग लाइफ तक चले। तो ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस जो पॉइंट्स है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं लैंड या फिर प्लॉट का जो सरफेस एरिया होता है वो कैसा होना चाहिए। जब भी आप कंस्ट्रक्शन जो अभी नया स्टार्ट काम करते हो तो उससे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पे आपकी ज़मीन है प्रॉपर्ली से उसको सफाई होनी चाहिए, प्रॉपर्ली क्लीन होनी चाहिए। या फिर जो मिट्टी है तो वहाँ पे ये देखना चाहिए कि आसपास जो दीमक का है जो शिकायत है वो दीमक की शिकायत है या नहीं है। अगर दीमक की वहाँ पे आसपास में कोई शिकायत रहती है तो अपनी जो मिट्टी है उस मिट्टी को एंटी ट्राइमाइट ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे आपकी फुटिंग है, फुटिंग में कैसे हम ट्रीटमेंट करना है, या फिर प्लिंथ लेवल पे जब हम आ जाते हैं मिट्टी जब उसमें भराई हो जाती है तो उसके बाद ही हमें उसमें एंटी ट्रीटमेंट करना होता है। तो ये ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपके जो वुडन जो फर्नीचर्स होते हैं जैसे आपके ज़मीन के ऊपर रखे रहते हैं वुडन फर्नीचर, आपके सोफ़ा है, बेड से जितना भी आपका लकड़ी का सामान होता है, जैसे आपके डोर है, विंडो होते हैं, लकड़ी का जो मोस्टली सामान होता है उसको ख़राब कर देते हैं, वो खा जाते हैं, उसकी जो लकड़ी को खाने लगते हैं। ठीक है, वो दिमाग की शिकायत वहाँ पर ज़्यादातर रहती है। उसके बाद हमारा सॉइल कंडीशंस कि हमें जो सॉइल की कंडीशन है हमें देखनी है कि किस तरह की जो मिट्टी है, काली मिट्टी है या फिर हमारी जिस तरह की मिट्टी है, तो वहाँ पे हमें फाउंडेशन किस तरह की हम वहाँ पे बना सकते हैं। तो दूसरा हमें देखना है कि अगर वहाँ पे ज़्यादा मिट्टी है या फिर ज़्यादा दलदली है, मतलब पानी ज़्यादा उसमें सॉइल का जो सॉइल कंडीशंस कहती है, वाज एब्जॉर्प्शन कितना है, पानी कैसी है, तो उस हिसाब से हमें फाउंडेशन वहाँ पर फुटिंग उसको मेनटेन करना है। थर्ड पॉइंट हमारा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर की रिक्वायरमेंट हो। जब भी हमें काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट रहती है पानी और इलेक्ट्रिसिटी की रहती है। उसके बाद हमें जो ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि वहाँ पे कितना वहाँ से फोर्थ पॉइंट हमारा ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि वहाँ पे मटेरियल आसपास में जगह रखे न कहीं की है या नहीं है। मतलब आपके जो 4 व्हीकल्स हैं वहाँ पे आपके जो कंस्ट्रक्शन जो साइट है वहाँ पे पास में आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो मेन रिक्वायरमेंट है, अगर पानी या फिर बिजली नहीं होगी तो वहाँ पे आपका काम बीच बीच में रुकता रहेगा। काफ़ी जगह ये होता है कि वाटर सप्लाई का पानी आता है, सोचते हैं कि वाटर सप्लाई से ही काम कर लेंगे। अगर वहाँ पे सप्लाई आता है तो वहाँ पे आप कम से कम 3 या 4 ड्रम रख लीजिए। अगर वो भी नहीं सप्लाई, वो रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको एक वाटर टैंक आपको रिक्वायरमेंट रहता है साइड पर। ठीक है, वाटर टैंक में तो आपको कॉस्टली ज़्यादा पड़ेगा, 500 रुपये का कम से कम एक टैंकर आता है, तो वो कम से कम एक दिन ही चलता है। 500, 1000, 1500 का कम से कम ये काफ़ी कॉस्टली होता है। तो वहाँ पे वाटर ड्रम है, वहाँ पे कम से कम 3 या 4 वाटर ड्रम रख लीजिए। अगर वाटर सप्लाई का पानी है पास में है या किसी और से ले सकते हैं तो वहाँ पे अरेंज कर सकते हो। और ठीक है, तो ये मेन वो 6 पॉइंट है जो घर बनाने से पहले आपको ध्यान में देना चाहिए। अगर कुछ पॉइंट्स है आपके कुछ रह चुके हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपका क्या और वो आपके माइंड में जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो हैं। सेकंड पॉइंट है सीमेंट क्वालिटी। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप घर बना रहे हैं तो उस टाइम में सीमेंट जब भी आप ख़रीदने जा रहे हो तो वो भी आपको ध्यान देना चाहिए कि सीमेंट घर बनाना बार बार घर नहीं बनता है, फ्यूचर में प्रेजेंट में एक बनता है, लॉन्ग टाइम तक आपका घर चले। तो इसीलिए आपका सीमेंट मटेरियल जो होता है वो भी इम्पोर्टेंस रहता है। तो सीमेंट में जब भी आप चेक करेंगे तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको चेक करना है। इस वीडियो से रिलेटेड, इस सीमेंट क्वालिटी टेस्ट से रिलेटेड मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो बना भी चुका हूँ, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आप साइट पे सीमेंट को कैसे चेक कर सकते हो कि ये सही है नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग डेट भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग डेट हम कैसे चेक करें। और दूसरा अगर मैन्युफैक्चरिंग 3 महीने से ज़्यादा पुराना होता है तो वो आपका किसी भी काम के लायक नहीं रहता है, तो उसको आप साइट पर यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगर उसका काम ज़्यादा रहता है तो अगर 3 महीने से ज़्यादा है तो उसको आप पीसीसी में इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद हमारा स्टोरेज कि जब भी आप साइट पे स्टोर करते हो कि वहाँ पे आपको देखना है कि जैसे कि रिक्वायरमेंट जितनी रहती है उसी के बेस पे आपको स्टोर करना चाहिए। और दूसरा ये कि स्टोर कंडीशंस कैसी रहनी, जैसे कि आपका स्टोर है वहाँ पे नीचे नहीं रखना चाहिए मिट्टी। अगर स्टोर का जमा कर रहे हो स्टोर सीमेंट को तो वहाँ पे साइड पे या फिर घर बनाने में तो नीचे कम से कम पॉलीथीन या फिर कोई लकड़ी रखना चाहिए और दीवार सटा करना चाहिए। ये स्टोरेज के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि हमें स्टोर कैसे करना है। मैन्युफैक्चरिंग डेट से भी रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग हम डेट कैसे चेक करें, स्टोरेज हम कैसे करते हैं सीमेंट का, वो भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा मैं उसका। और थर्ड कंडीशन वेदर कंडीशंस कि आपका जो बरसात का मौसम है तो उसमें काम थोड़ा डिले हो जाते हैं, मतलब स्लो हो जाते हैं जैसे बरसात के मौसम में, तो उसमें सीमेंट का चांस भी ज़्यादा रहते हैं ख़राब होने के। दूसरा लेबर भी नहीं मिल पाती है, और तीसरा ये भी कह रहता है कि काम का जो काम है कंस्ट्रक्शन का वो रुकता रहता है।
तो इसी बेस पे जब भी आप सीमेंट खरीदने जाओगे तो वहाँ पे जब भी आप दुकान से परचेज़ करोगे वहाँ पे आपको देख लेना चाहिए कि वहाँ पे जो सीमेंट है कोई सेट तो नहीं है, या फिर जो बाहर से आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन में ही बारिश में वो भिगा देते हैं सीमेंट को, अच्छे से प्रॉपर्ली से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से सीमेंट भी जब वो आप साइड पे उतारें तो वहाँ पे भी चेक कर ले कि कोई सीमेंट में कोई डली ना बना ही हो, किसी में मॉइस्चर ना आ चुका हो सीमेंट के अंदर, तो वो भी आपको देखना चाहिए। उसके बाद हमारा OPC एंड PPC सीमेंट, जब भी आप OPC सीमेंट खरीदने जा रहे हो तो आपका घर 3 फ्लोर या फिर 4 फ्लोर या फिर 5 फ्लोर का है या फिर 2 फ्लोर का है। अगर 2 फ्लोर का तो सिंपली आपको चल जाएगा, पर लेकिन 3 फ्लोर या 4 फ्लोर का है तो वहाँ पे सीमेंट खरीदते समय आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर OPC सीमेंट खरीद ले तो OPC सबसे बेस्ट रह जाता है आपका RC स्ट्रक्चर में। ये क्या रहता है कि एक तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है, दूसरा ये रहता है कि इसको आप जैसे कि मतलब कम समय में, जैसे आपका कॉलम है, बीम है, स्लैब है, इसको आप कम समय में खोल सकते हो। बट लेकिन जैसे भी PPC सीमेंट रहता है कि जो उसमें कंडीशंस क्या रहती है तो ये सेटिंग टाइम थोड़ा लो होता है। आपका जो कॉलम बीम स्लैब है वो थोड़ा टाइम लगेगा कि उसको खोलने में। दूसरा ये रहता है कि इसमें क्यूरिंग की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। जो क्यूरिंग है, पानी की तराई है, जितना इसमें पानी की तराई करेंगे उतनी ही सेटिंग टाइम इसमें अच्छी रहती है, उतनी स्ट्रेंथ आती है। जबकि OPC में अगर मिनिमम जो 7 डेज़ की रिक्वायरमेंट रहती है तराई की, तो कम से कम PPC में 10 दिन की तराई की रिक्वायरमेंट रहती है, क्यूरिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जब भी आप सीमेंट खरीदना चाहें तो वो आप देख लेंगे कि OPC आप RC स्ट्रक्चर से कॉलम बीम स्लैब जहाँ पर स्टील का यूज़ होता है तो वहाँ पर इसको करेंगे तो सबसे बेस्ट रहता है। और PPC सीमेंट है कि ये सीमेंट सस्ता भी पड़ता है, OPC थोड़ा कम से कम 20 या 30 रुपये था महंगा ही होता है। तो वहाँ पे आप इसमें खर्चा या फिर जो भी आपको बजट रहता है उस बेस पे आप इसको यूज कर सकते हो साइड पे। तो PPC आप नन स्ट्रक्चर में आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि आपका कॉलम प्लास्टर हो गया, आपका ब्रिक मेजनरी हो गया, आपका टाइल्स क्या हो गया, फ्लोरिंग क्या हो गया, तो इस बेस पे आप इसको यूज कर सकते हो PPC को, ठीक है। बट लेकिन वहाँ पे टाइल भी अगर आप लगा रहे तो वहाँ पे भी क्यूरिंग की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, उसमें कम से कम 2 या 3 दिन के लिए क्यूरिंग होना चाहिए टाइल में भी। थर्ड पॉइंट हमारा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, एरिया एंड टाइप ऑफ फाउंडेशन, मतलब कि जब गहराई कितनी रखे आपके फुटिंग की, प्लस इसमें एरिया कितना होना चाहिए, प्लस इसका कौन सी फाउंडेशन हम कहाँ पे किस कंडीशंस में हम इसको करना चाहिए। तो इसके ऊपर भी मैं एक पूरे डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूँ, बस हम यहाँ पे एक बेसिक्स के बारे में जानेंगे। जब भी आप घर बना रहे हैं तो वहाँ पर इन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए ताकि आपका जो घर है फ्यूचर में लॉन्ग टाइम तक चलता रहे। उसके बाद हमारा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कि कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है। फ्रेम स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जैसे कि इसमें कॉलम बीम स्लैब बना दिए जाते हैं। बट लेकिन वहाँ पे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसमें जो ब्रिक मेजनरी जो होता है उसके ऊपर जो लोड ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे बीम तो बना दी जाती है बट लेकिन कॉलम इसमें नहीं होते हैं। तो वो सारा जो लोड इफेक्ट करता है आपका ओनली ब्रिक मेजनरी के ऊपर करता है। और जबकि फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या रहता है कि जो लोड आता है स्लैब और बीम का लोड ट्रांसफ़र होता है आपके कॉलम के ऊपर होता है। वहाँ पे क्या होता है, बॉक्स टाइप में बन जाता है। जैसे ये आपका ये इस तरह से बॉक्स टाइप में आपका ये, इसको बोलते हैं फ्रेम। फ्रेम का मतलब इस तरह से बॉक्स टाइप में आपका ये बन जाता है, ठीक है। ये आपके कॉलम हो जाते, ये आपके कॉलम हो जाते हैं, बीम हो जाता है, इधर बीम हो कॉलम, ठीक है। तो ये क्या होता है, फ्रेम प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर बन जाता है। जब भी कोई आपका अर्थक्वेक आ जाता है, अर्थक्वेक मतलब शियर फोर्स में डेवलप होता है, इस तरह से कॉलम को फेल होने से कम चांस रहते हैं। जबकि आप वॉल के अंदर लेंगे तो वॉल के अंदर क्रैक्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उसमें वाइब्रेशन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। वहीं हम बात करते हैं PCC। अब फाउंडेशन में आप PCC ले रहे हैं तो कॉलम, अगर आप कॉलम बना रहे हैं या फिर ब्रिक मेजनरी बना रहे हैं तो वहाँ पे सोलिंग जैसे कि आपका स्टोन ब्लास्ट डाल रहे हैं या फिर फाइन सैंड डालना है तो वो उसको रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। अगर वो नहीं भी आप डाल सकते हो तो कम से कम आपको PCC ज़्यादा ज़रूर रहती है। PCC के ऊपर आप लेआउट प्रॉपर्ली आसानी से कर सकते हो। और PCC हमें क्यों डालते हैं तो इसके ऊपर भी एक डिटेल्स वीडियो है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो PCC का जो रेशियो रहता है 1:4:8 से 1:3:6 रहता है मोस्टली। कि 1:4:8 क्या है, 1 आपका सीमेंट रहता है और 4 आपका सैंड रहता है और 8 आपका एग्रीगेट जिसको गिट्टिया बोलते हो। थिकनेस कम से कम आपको 4 इंची से 3 इंची रखना ही रखना चाहिए, PCC की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। और जैसे कि आपका ब्रिक मेजनरी है, ब्रिक मेजनरी स्टैप फुटिंग है तो वो कम से कम आपकी 4 फीट से नीचे, मतलब 4 फीट की गहराई कम से कम होनी चाहिए। और आपके डिपेंड करता है कि सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी, जैसे अगर काली मिट्टी है या फिर किस तरह की मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है तो वहाँ पे किस तरह की। तो सबसे बेस्ट रहता है कि अगर आप कॉलम के लिए बना रहे हैं तो वहाँ पे आप स्लोप फुटिंग के लिए जाएंगे, ट्रेपज़ॉइडल फुटिंग के लिए आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ट्रेपज़ॉइडल फुटिंग में आपको चले जाना चाहिए इस तरह से। तो ये आपका कॉलम हो जाता है इस तरह से, ठीक है। जैसे आपको ये, तो इस तरह से आपकी जो कॉलम की जो फुटिंग होती है तो इस तरह से कम ट्रेपज़ॉइडल शेप में आपको जाना चाहिए कॉलम के अंदर,
सबसे बेस्ट रहता है कि जब भी आप अगर ये फ्लैट, ये क्या बोलते हैं इसको, आइसोलेटेड फुटिंग डालते हो सिंपल, तो इसमें जो कॉलम का लोड इफेक्ट करता है, तो ये जो पेडिस्टल होता है और इस पर थोड़ा इफेक्ट करता है यहाँ पे लोड आने पे, ठीक है। ये भी मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटीज़ को बेयर करता है। तो उसके बाद ठीक है, तो ये मेन बेसिक्स पॉइंट थे जो आपके फाउंडेशन के लिए बताया। इसका फार्मूला रहता है कि इस फार्मूला से आप वीडियो इसको निकाल सकते हो कि एरिया क्या होना चाहिए, डेप्थ क्या होनी चाहिए, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फोर्थ पॉइंट है आपका फाइन सैंड, कोर्स सैंड। जब भी आप कोर्स सैंड मार्केट में लेने जाओगे तो वहाँ पे फाइन सैंड, कोर्स सैंड या फिर स्टोन जो एग्रीगेट आएंगे, तो उसको भी आपको चेक करना चाहिए कि ये आपकी जो चुनाई है उसको लगने लायक है या नहीं है, आपके जो कॉलम स्ट्रक्चर है उसमें प्रॉपर्ली से कैपेबल है या नहीं है। अगर आप स्लैब कास्टिंग कर रहे हो तो वहाँ पे 20 mm एंड 10 mm का सबसे बेस्ट रहता है, मिक्सिंग करके आप उसको स्लैब को कास्टिंग कीजिए। प्रॉपर्ली से कॉम्पैक्ट हो जाता है, प्रॉपर्ली से एयर वॉइड्स के कम चांस रहते हैं और प्रॉपर से कॉम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। और कॉलम के लिए 20 mm, ऑल कंक्रीट के लिए 20 mm कंक्रीट के लिए बेस्ट रहता है, 20 mm साइज का एग्रीगेट। उसके बाद हमारा फाइन सैंड के लिए जब भी आप जाएंगे, फाइन सैंड में सी एनालिसिस टेस्ट किया जाता है, कोर्स सैंड के लिए सी एनालिसिस टेस्ट किया जाता है, प्लस इसका आप उसके टेस्ट काफ़ी टेस्ट कर सकते हैं, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा जो टेस्ट हम इसको करते हैं फाइन सैंड एंड कोर्स सैंड का, ठीक है। और स्टोन डस्ट, जैसे स्टोन डस्ट है बदरपुर जिसको बोलते हो, एग्रीगेट गिट्टी रहते हैं, तो उसके हमें क्वालिटी, कोर्स सैंड की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं वो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्वालिटी टेस्ट ऑफ फाइन सैंड, कि हमें फाइन सैंड की जो क्वालिटी है उसको कैसे टेस्ट करना चाहिए, कि जो फाइन सैंड में क्या रहता है कि मिट्टी आ जाती है काफ़ी, या फिर रेतीली मिट्टी दे देते हैं, वो मिट्टी जमना वाली रेतीली मिट्टी दे देते हैं, तो वो आपको बचना है उससे। जब भी आप उसको यूज करेंगे तो प्लास्टर में उसको इफेक्ट करता है, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो घटा देता है। जब भी आप प्लास्टर में यूज करोगे तो वहाँ पे कोर्स सैंड या फिर बदरपुर मिक्स करके लगाएंगे, तो वो जो आपका प्लास्टर है फ्यूचर में लॉन्ग टाइम तक चलेगा। और ब्रिक मेजनरी में फाइन सैंड को आपको यूज नहीं करना है, कोर्स सैंड या फिर जो बदरपुर बोला जाता है उसको ही यूज करें ब्रिक मेजनरी का चुनाई के लिए, सबसे बेस्ट रहता है उसकी स्ट्रेंथ के लिए। उसके बाद हमारा 5वां पॉइंट है आपका ब्रिक क्वालिटी टेस्ट। तो ब्रिक आपकी जो कैसी होनी चाहिए ताकि जो आपका घर है लॉन्ग टाइम तक चले, तो ब्रिक क्वालिटी टेस्ट आपको करना चाहिए कि कलर टेस्ट, उसका जो कलर है प्रॉपर्ली से रेड कलर में, डार्क रेडिश कलर होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट उसका चेक करना चाहिए। कंप्रेस टेस्ट के लिए मैं प्रॉपर्ली डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूँ कि ब्रिक क्वालिटी हम टेस्ट कैसे करते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जब अगर आप ब्रिक क्वालिटी को अच्छी नहीं रखेंगे तो आपका जो घर है वॉल्स के अंदर क्रैक्स आएंगे, प्लस आपका जो लोड है वो प्रॉपर्ली से सेफ नहीं रहेगा, आपके घर है प्रॉपर्ली से सेफ नहीं रहेगा। तो इसी बेस पे जो ईंटें हैं वो भी प्रॉपर्ली से चेक करनी चाहिए ताकि आपका जो घर है लॉन्ग टाइम तक चलता रहे। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट का करना चाहिए। कंप्रेसिव टेस्ट जिसका मैंने आपको बताया नॉट लेस देन 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, या फिर इसको 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर कम से कम ये रहता है। तो फर्स्ट क्लास का 105 और सेकंड क्लास का 70 kg, तो ये कम से कम इससे कम नहीं होना चाहिए इसकी स्ट्रेंथ। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा। ये तो जस्ट थर्ड पार्ट था, इसका नेक्स्ट पार्ट में भी अभी हो बहुत कुछ जानेंगे ताकि जो आपका घर है वो प्रॉपर्ली से इन फ्यूचर में लॉन्ग लाइफ तक चलता रहे। तो आपको ये बातें ध्यान देनी चाहिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।